जय हिंद, मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि 25 जुलाई 2021 को हुआ है। पहले की अपेक्षा काफ़ी ये चेंज रहा है। क्या क्या उसमें खास बातें रही हैं, विद्यार्थियों से कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, किस तरह से चीज़ों को बनाना था, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, कट ऑफ वगैरह क्या होना चाहिए, उसको एक एक करके देखेंगे। और सबसे प्राइमरी यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर, किन क्वेश्चनों का उत्तर क्या होना चाहिए वो यहाँ पर आपको बताएंगे। साथ ही साथ उसको कैसे बनाना था, ताकि जो निकट भविष्य में आपका अगला पेपर होने वाला है उसमें आपसे गलती ना हो। तो इन विषयों पर भी हम बात करने वाले हैं। मेरे पास में सेट ए रखा हुआ है। सेट ए को मैं शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से कर रहा हूँ। आपके पास में जो भी सेट हो आप उसको मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया था कि पन्ना जिला के बारे में दिया, किस खनिज के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, बना लेंगे आप। हीरे के लिए चंबल नहर सिंचाई परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। सबसे पहला दिया हुआ आपको सिंध बेसिन, दूसरा गंगा का, तीसरा यमुना का, चौथा ताप्ती बेसिन का। अनेक लोग या अनेक विद्यार्थियों का कहना है कि इसका आंसर होगा यमुना बेसिन, जो कि एक गलत जवाब। इस बात को क्लियरली आप जान लें। इसका सही जवाब आएगा गंगा बेसिन। मोटे तौर पर आप 5 प्रमुख बड़े बेसिनों के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि भारत में बेसिनों की संख्या काफ़ी बड़ी है। यमुना जो हो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा कहलाती है। चंबल भले ही यमुना नदी में जाकर मिलती हो, लेकिन यमुना वाला स्पेशली कोई बेसिन नहीं है, ना ही सब बेसिन के अंतर्गत वह आता है, तो वह गंगा बेसिन कहलाता है। एग्जामिनर मेरे ख्याल से इसका आंसर गंगा बेसिन ही मानेंगे। नेक्स्ट वन, जवाहर सागर विद्युत परियोजना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। गरज अपन देखते हैं, गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप सागर, जा से जवाहर सागर, चंबल नदी पर है, बना दिया होगा। एमपी की प्रमुख फसल गेहूं और चावल को लेकर विद्यार्थी कंफ्यूज है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वह गेहूं को ज़्यादा सपोर्ट करता है। यही वजह है कि इसका आंसर क्या होगा, दैट इज गेहूं। कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है। व्यापारिक फसल का मतलब ये होता है कि कौन सी बाजार के लिए उगाई जा रही फसल, ना कि खुद का यूज़ करने के उद्देश्य से उगाई जा रही है। जैसे कि कहा गया गन्ना तो बाजार के लिए उगाते हैं किसान, कपास बाजार के लिए उगाते हैं, केला बाजार के लिए, बाजरा जो होता है बाजार के लिए प्लस खुद के लिए भी होता है। यही वजह है कि ये कॉमर्शियल जो क्रॉप्स है या कैश क्रॉप्स नहीं कहलाती। अगला क्वेश्चन दिया आपको कि निम्नलिखित राज्यों और से संबंधित मुख्यमंत्री जो भी हैं उनके बारे में बताइए, कौन क्या कनेक्टेड हुआ जो कि बाद में पीएम तक बनेगा। पीवी नरसिंह राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा था, इतने में 2 से बना लेते या 3 से बना लेते। विद्यार्थी कंफ्यूज हुए इस चीज़ को लेकर। पीवी नरसिंह राव, मोरारजी देसाई के बारे में आपको दिया है। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक। अभी पेगासस वाला विवाद हो, चाहे इसके पहले कर्नाटक में येदियुरप्पा वाली सरकार हो, उसमें काफ़ी चर्चा में आप आए थे। एचडी देवगौड़ा, हरदनहल्ली दावनगौड़ा, देवगौड़ा पूरा नाम वगैरह करके कहलाता अपन देखते हैं। तो कर्नाटक से वो बिलोंग करते हैं। अगर जिसको भी ये 2 मालूम थे तो उससे वो मैच करके बना लेता। इन 2 में से कोई एक भी मालूम होता तो भी मैच करके बनाया इसको जा सकता। बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था अपने आप में ये। नरेंद्र मोदी जी सबको पता होगा, चर्चा में ही गुजरात से, और फिर उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उसको क्या करना था आपको कि पीवी नरसिंह राव सेकंड नंबर का आपका आता, वहाँ पर लिखते जाना था। जो मैंने पुराने वीडियोज़ में ट्रिक्स बताई है, किस तरीके से पेपर्स को बनाते हैं, कैसे डील करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि वहाँ लिख कर बनाना चाहिए रफ पेजेस पर कि साहब ए का क्या आएगा, 2 आएगा, बी का क्या आ जाने वाला है आपका। तो इस तरह से करके आपको वहाँ पर बनाना था। तो पीवी नरसिंह राव कहाँ के, आपके अविभाजित आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन, मोरारजी देसाई जी के बारे में हम बात कर लें तो बम्बई वाला एरिया। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो अविभाजित उत्तर प्रदेश। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक। नरेंद्र मोदी जी बनाई लेंगे गुजरात। तो ये उसके ऑप्शन कहलाने वाले हैं। ऑप्शन जो उसमें दिया हुआ है आपको, दैट इज डी ऑप्शन कहलाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आ जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ, सेट ए की बात कर रहा हूँ मैं। पहला, तदर्थ न्यायाधीश। आर्टिकल 127 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर ये बात को डिस्क्राइब किया गया है, तो ये तो किया जाता है। दूसरा दिया अतिरिक्त न्यायाधीश करके आपको दिया है, दैट इज एडिशनल जजेस। कोई भी प्रावधान नहीं है ऐसा एडिशनल जजेस का। इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए आएगा। कौन सा महारत्न कंपनियों के अंतर्गत आता है, बहुत सिंपल सा, पहले भी बताया हुआ मैंने। कौन जीबीबी एचपी करके आपको वहाँ पर ध्यान रखना था। तो ये आपका कोडिंग से 10 के 10 आपके आ जाते। यहाँ पर जिनको कॉइन्स जीबीबी COINS वाला, ओ से विद्यार्थियों को कंफ्यूज नहीं होना था। पहले ही बताया था कि ONGC होता है वो, तो यानी कि ओ से ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं हो, क्योंकि ओ वाला एक ही है। तो बाकी जो 3 बचे हैं वो थे, ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं था, क्योंकि कॉइन जीबी में ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल है, ओ से क्या है, ONGC है आपका। तो ये आपको बताया हुआ था मैंने। नेक्स्ट वन आ जाते हैं, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। दैट इज ऑप्शन बी आपको दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर प्लस भारत सरकार के वित्त सचिव होते हैं, वह देखते हैं। ऑप्शन इसका बी कहलाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के लिए योजनाएं कब आई हैं साहब, तो इसकी डेट आपको ध्यान रखनी 23 फरवरी
18 की इसकी डेट है, वह आंसर था ऑप्शन डी कहलाएगा। 2021 पड़ोस में कहाँ सेना द्वारा तख्ता, सिंपल सा आंसर डी था म्यांमार। ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, बहुत आसानी से पढ़ते हैं, लुसेंट में देखोगे मिल जाएगा। भारतीय महिलाओं ने व्यक्तिगत खेल में सबसे पहले ओलंपिक कब जीता था आपने? तो 2000 का जो सिडनी ओलंपिक कहलाता हम देखते हैं, उसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। जबकि उसके पहले 1996 में एटलांटा ओलंपिक में जो हमारे पेस साहब हैं उन्होंने जीता हुआ था। वैसे भी जिन्होंने न्यूज़पेपर से कनेक्टेड रहे, एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही मीराबाई चानू ने मेडल जीता ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। काफ़ी ये चर्चा में था, सोशल मीडिया पर भी था, और मीराबाई चानू पर उन्होंने कमेंट भी किया था, बहुत ही अच्छा अप्रिशिएट करने वाला कमेंट कि उन्होंने कर्णम मल्लेश्वरी। कोई भी अच्छा सा न्यूज़पेपर देखा हो तो उसमें लिखा हुआ था कि साहब सबसे पहली महिला जिन्होंने भारत के लिए यह पदक जीता है। 24 जुलाई की बात है, 25 जुलाई को सेम आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया। खैर, नेक्स्ट आ जाते हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षक को कौन सा अवार्ड? ट्रिकी यहाँ पर यह था कि एग्जामिनर ने जानबूझ के द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको ऊपर दे दिया, वह भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार एमपी स्टेट गवर्नमेंट देती है, एकलव्य एमपी देती है, हालांकि भारत सरकार भी देती है एक एकलव्य, तो दोनों के अलग अलग हैं लेकिन, है ना। चौथा था विश्वामित्र, यानी डी ऑप्शन जो है विश्वामित्र पुरस्कार, यह एमपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, आपने पढ़ा हुआ है खेल प्रशिक्षकों के संदर्भ में। तीरंदाजी एकेडमी मध्य प्रदेश में, तो जबलपुर में साहब जी एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 था, कैग के बारे में बताइए। कैग का कर्तव्य है कि वह उन चीज़ों को देखेगा जो कि संचित निधि में दिया है या उससे देय होता है, ये बात बिल्कुल सही है, उसको देखता है। दूसरा पॉइंट, क्या कैग भारत के सभी कार्यालयों और विभागों के स्टॉकों का लेखा रख सकता है या रखने की उसके पास अधिकार होता है? ये थोड़ी सा टिपिकल है, इस क्वेश्चन में बात स्पष्ट नहीं की गई है कि किस संदर्भ में बात कही जा रही है। देखिए, कैग भारत के एक एक विभाग का तो लेखा देख ही नहीं सकता, एफसीआई का कब देखा जाएगा, मंडी कब देखे, एक एक विभाग, यहाँ पर कोई बात क्लियर ही नहीं करी साथी। केंद्र राज्य दोनों, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति महोदय आदेशित नहीं करे तब तक वो नहीं देखते हैं, उनकी परीक्षा नहीं करते, ये बात बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। इस हिसाब से यदि आप देखें तो पहला वाला सही है, दूसरे वाले को हो सकता है कि एग्जामिनर सही मान भी ले और ना भी माने, ये संभावना बन सकती है। हालांकि मेरा जो मानना है कि इसमें जो आपका आंसर सही आने वाला है वो पहला वाला होगा, यानी ऑप्शन 1 वाला होना चाहिए, यानी पहला कोटेशन सही है जबकि दूसरा वाला गलत है, ऐसा मुझे लगता है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, वीडियो में बताया हुआ आपने नहीं देखा है तो बहुत आसानी से मिलेगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अरविंद पनगड़िया जी, सिंधुश्री खुल्लर जी के बारे में बताया था बिगिनिंग में, वर्तमान वाले भी। नीति आयोग का वीडियो, जितने भी वीडियो हमने डाले थे उनमें से यदि क्वेश्चन आया है, ठीक, तो निश्चित रूप से अपने वीडियो ने उस टॉपिक के क्वेश्चन को कवर किया है, ये सबसे खास बात आप देखिएगा। चाहे मुझे टंटिया भील वाला क्वेश्चन याद है, चाहे आप एनजीटी वाला वीडियो देखेंगे, उसमें बताया हुआ था कि स्पेशली सुनवाई के लिए कितने 90 डेज वाली बात कही थी। नीति आयोग वाले में भी मैंने ये बात इसको कहा हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग वाली जो बात है उसको भी देखिएगा, वीडियो में साफ साफ बताया साहब, उसका PDF में बताया हुआ है, इतनी इतनी डेट साहब ध्यान रखना, 1 फरवरी 1994 वाली बात है। तो स्पेशली कहा था कि इसको रिमार्क पर रखना, इसको बहुत अच्छे ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो हालांकि आयोगों पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, मैंने प्राय आयोगों पर ही क्वेश्चन टॉपिक्स बनाए हुए थे, कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अगर उसमें से, उस वीडियो में से या वीडियो वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आया है तो आपके एग्ज़ाम में वह आपसे बना है, यदि आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा है, सुना है, नोट डाउन कुछ किया था तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो देखें उसको जाकर, ज़रूर आगे के लिए काम आएगा। और इतने से आप अनुमान लगा लो कि जब प्रीलिम्स की अप्रोच ये है तो मेंस में अप्रोच क्या होने वाली है MPPSC की, क्योंकि अभी तो चलो बहुत से विद्यार्थी टेंशन में होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि हाँ पास हो जाएंगे, आगे के लिए क्या, आगे के लिए आपको इसका एक कहना चाहिए पूर्व दर्पण है कि साहब मेंस भी कुछ इस तरह से होने वाला है, उसके लिए तैयारी आपको ज़बरदस्त रखनी पड़ेगी, उस पर भी बात करेंगे। अभी पहले इसको देखें। नेक्स्ट आ जाते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन नहीं होता है? 4 ऑप्शन, पहले मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष बिल्कुल होते हैं, गृह मंत्रालय के प्रभारी दिया है, इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स करके दिया है, और ऑप्शन डी दिया है राज्यपाल। गृह मंत्रालय के जो प्रभारी हैं कोई भी व्यक्ति हो सकता है, गृह मंत्री हो सकते हैं साहब, वह इसके सदस्य होते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, नहीं होते, इसका आंसर आएगा राज्यपाल, ऑप्शन डी। रीज़न, राज्यपाल कमेटी बनाते हैं कि साहब आप लोग की कमेटी हम बना रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि किस व्यक्तियों को नियुक्त करना, आपके हिसाब से कौन वो बंदा है। राज्यपाल उस कमेटी के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन को फाइनली अप्रूव्ड करते हैं, ना कि राज्यपाल महोदय उस कमेटी में शामिल होते हैं। तो इस बात को क्लियर रखिएगा, ऑप्शन डी आएगा। बहुत से आंसर विद्यार्थियों ने देखे और कुछ का कुछ बता रहे थे,
मेरा उद्देश्य यहाँ पर यही है आपको बताना कि एक दिन के बाद मैं आपके सामने इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि काफ़ी अच्छे से देख लेने के पश्चात में, क्रॉस चेक कर लेने के पश्चात में ही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ताकि ऑथेंटिक रहे आंसर। हालांकि आयोगों के साथ में हो सकता है हमारे आंसरों की थोड़ी बहुत भिन्नता हो जाए, सभी की होती है, परंतु क्लोज टू रियलिटी, या कहना चाहिए कि बहुत ही नज़दीक के जो आपको मैं कह रहा हूँ वह आपके आंसर सही होने वाले हैं और मैक्सिमम आपके आंसर इसमें से सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित न्यायाधिकरण कितने दिनों में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? क्लियरली बताया था 90 डेज का होता है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना 2013 का दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट करके कहलाता हमारा। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक मोहम्मद दोस्त या दोस्त मोहम्मद करके कहलाते, उनके द्वारा स्थापना कहलाती है। अफगान से आते हैं, अफगानिस्तान से थे। राजा वीर सिंह देव, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, और अनेक विद्यार्थी इसका आंसर दाएं बाएं बता रहे हैं। वीर सिंह देव पहली बात तो दो हैं, ठीक, कम से कम दो हैं, कम से कम दो हैं। एक कहलाएंगे बुंदेलखंड वाले वीर सिंह देव, जिन्हें वीर सिंह बुंदेला भी कहा जाता है, जिन्होंने जहांगीर के कहने पर आबुल फजल की हत्या की थी। वो भी क्या है, वो भी वीर सिंह देव हैं, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर उनके वाले क्षेत्रों के नाम नहीं मिल रहे हैं। क्लियर। दूसरे वीर सिंह देव कहलाते हैं बघेलखंड वाले, यानी रीवा वाले साहब जी, ठीक, शलीवाहन जी के पुत्र। 1500 से लेकर 1540 इनका टाइम आपको मिलता है, उसको जाकर पढ़िएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि राजधानी क्या थी साहब। 4 ऑप्शन है, बांधवगढ़, गहुरा, नरों की गढ़ी, गढ़ा, मंडला। ठीक, इसमें ध्यान रखना बांधवगढ़ जो थी, बांधवगढ़ पहले से ही राजधानी बन चुकी थी, यानी उनके पिताजी दादाजी के ज़माने से राजधानी थी। जब ये शासन करते हैं तो उस समय बांधवगढ़ राजधानी ही रहती है। बाद में आप पढ़ेंगे कि इसी समय या इसी शताब्दी में कहना चाहिए अकबर यहाँ भेजेंगे जलाल खां को, किसको लाने के लिए, तानसेन को। कौन सी रियासत थी वो, कौन सा राज्य था, दैट इज़ बांधवगढ़ वाला, जिसको आप बघेलखंड या बघेला राजपूत कहते हैं, ये वही वंश है साहब। तो इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से दैट इज़ बांधवगढ़। और थोड़ी सा क्वेश्चन था विद्यार्थियों के लिए, एकदम से पूछ लिया इस तरह का। मांडू दक्षिण की वजह है अमीर खुसरो करके है क्वेश्चन। भीमबेटका किसने खोजा, विष्णु वाकर कर दे, सिंपल सा है, ऑप्शन सी कहलाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है साहब जी? वीडियो देखा होगा आपने जनजातियों वाला, हमने साफ साफ बताया था। भारत के लिए गो भी, एमपी के लिए भीगो, तो भी से भीड़ हो जाएगा, सेकंड नंबर पे गौड़ होगा, दैट इज भी गो। नेक्स्ट वन, घास के मैदान महाद्वीप दिया हुआ है। एक क्वेश्चन तो इसमें से आना फिक्स ही होता है, कोई ना कोई घास का मैदान आपसे पूछा ही जाता है, कौन सा क्या। स्टेपीज कहाँ का कहलाएगा, यूक्रेन, रूस वगैरह का जो है पूर्वी यूरोप वाला जो हिस्सा कहलाता है, वहाँ का कहलाता है। प्रेयरी बताया था, अमेरिका के सामने सब लोग प्रेयर करते हैं, तो प्रेयरीज कहाँ के होंगे, अमेरिका के होंगे। वेल्स जो होते हैं वो साउथ अफ्रीका के होते हैं, जबकि डाउन साउंड टाइप के अपन देख लेने वाले दैट इज ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स करके कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपका 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बनना चाहिए था। वहीं आपको लिख कर इसको बनाना था कि ए का क्या आ जाने वाला है आपका 3, बी का 1 आएगा, सी का आपका 2 आएगा और डी का 4 आने वाला। इस तरह से लिखना 3, 1, 2, 4 होता, वहाँ उठा के मैच करना था। ये टेक्निक बताई थी, कभी पेपर इस टाइप के हों इसको ऐसे बनाया करो, इस टाइप के क्वेश्चन को। रीज़न क्या है, ये आईएएस का पैटर्न ध्यान रखिएगा, ये एमपीपीएससी का पैटर्न नहीं है। आईएएस में इस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं और विद्यार्थी जो कि बहुत से ऐसे होते बोले नहीं हम तो केवल एमपीपीएससी बस को फोकस कर रहे हैं, या आईएएस जैसे को देखते भी नहीं हैं, या उनका सिलेबस अलग है, हमारा एमपीपीएससी का अलग है। पूरी धारणाएं जितनी जो थी ना वो सब चकनाचूर हो गई होंगी। और कई विद्यार्थी जो सोचते थे नहीं केवल यूट्यूब वगैरह से या कुछ नाम मात्र कहीं भी कर लो, कहीं से भी तो अपन को नॉलेज मिल जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छे शिक्षक और अच्छी कोचिंग्स की अहमियत अब समझ में आएगी इस पेपर के पश्चात में, कि जो बहुत मेहनती शिक्षक होते हैं, जो विद्यार्थियों के साथ में बहुत ईमानदारी से वर्क करते हैं, ना कि केवल मार्केटिंग वगैरह पर फोकस करते हैं, इधर उधर की फोकसबाजी, झूठ वगैरह, जो मेहनत करते हैं उनका कितना आपको लाभ मिलता है। जिन विद्यार्थियों ने बड़े गौर से सुना होता है, ऐसे शिक्षकों को सुनते हैं, मैं अपनी बस बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, उससे निश्चित रूप से लाभ होता है। और ऐसे ही शिक्षकों की मेहनत होती है तथा विद्यार्थियों का सहयोग होता है, जब जाके इस प्रकार के पेपर को वो ईजीली बना पाते हैं। अदरवाइज़ हवा में मान के चलिए उड़ जाने वाले हैं, जैसे तूफान उड़ा देता है धूल को ना, वैसा इस तरह का पेपर था। बस इतना ही कहूँगा। अभी आगे बात करेंगे इसके और सेक्शंस पर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, सागौन के वन सबसे ज़्यादा कहाँ, मध्य प्रदेश। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आंशी कर्नाटक में है, बालक्रम मेघालय में है, चंदौली गुजरात में नहीं है साहब, यही इसका आंसर था। भारतीय खनिज भंडार छोटा नागपुर, बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कथन दिया है और कारण वाला दिया है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी नहीं दिया, सॉरी, यूपी भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। हाँ जी हैं। नेक्स्ट कथन दिया है कि सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 का टेम्परेचर,
75 सेंटीमीटर बारिश वगैरह इनके लिए आवश्यक होती है। ये क्वेश्चन जो है ये तो मान के चलो कि छाप लो, आपकी कॉपी पेस्ट है आईएएस का, आप उठाकर देखना समथिंग 2000 के आसपास का आप आईएएस का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, उसके आसपास लगभग आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की भरमार मिलेगी। वहाँ से यहाँ उसको केवल शिफ्ट कर दिया। इनको कैसे बनाते हैं बताया हुआ था, इसको ऐसे पढ़ा करो जैसे हम पढ़ रहे हैं। पंजाब हरियाणा यूपी बाहुल्य हैं, हाँ है कि नहीं है, हाँ जी हैं। क्यों हैं? क्योंकि उसका कारण दिया हुआ, क्योंकि वहाँ उर्वर भूमि है, हाँ जी। शीतकाल में टेम्परेचर रहता है, हाँ जी। तापमान जो होता है अच्छा रहता है, हाँ जी। बारिश 75 सेंटीमीटर, हाँ जी, क्योंकि आपकी रबी की फसल है। तो ये दोनों बातें सही हैं। पहला वाला दूसरे वाले से मैच कर रहा है, इसका मतलब है पहले की व्याख्या दूसरा है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या कहलाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, हाँ जी दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल निश्चित रूप से कर रहा है, उसका आंसर आएगा ए, यही आंसर। एक ट्रिक भी मैंने बताई थी, जब भी बहुत टफ क्वेश्चन होता है, हमेशा विद्यार्थियों को बताता हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन होता है बिल्कुल रेंज के ऊपर से, या बोले समझ में नहीं आ रहा क्या लगा दें, उसका मैक्सिमम टाइम आंसर ए होता है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब भी सरल क्वेश्चन हो लेकिन ऑप्शन टफ हो तो उसका आंसर डी होता है। खैर, पद्मश्री भूरी भाई चर्चा में थी, आना ही था भूरी भाई, बात है भील। कैलाश सत्यार्थी विदिशा, 750 मेगावाट, गुड़ तहसील रीवा। मिजोरम वांगफुई, ब्लू माउंटेन करके कहलाता, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। 2021 में प्रधानमंत्री ने साहब जी कौन सा शताब्दी वर्ष, तो आपको याद होगा 5 फरवरी 1922 चौरा कांड होता है। 100 वर्ष कब हुए तो 1922 से देखेंगे तो 2021 में होने वाले हैं। इस प्रकार से आपको बना लेना चाहिए था, वहाँ चौरा बहुत ही लॉजिकल था। नेक्स्ट आ जाते हैं, कथनों पर विचार करिए और बताइए साहब जी। निर्वाचन आयोग के बारे में, उनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाँ जी बराबर होता है। 6 वर्ष 65 वर्ष का कार्यकाल है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ये निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में दिया है कि एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देगा और फ्री हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब संविधान में दिया है वह पद, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं, तो उनसे नीचे वाला व्यक्ति कैसे हटा सकता है उनको, या उसको रिजाइन कैसे आप दे सकते हो? तो ये वाला कोटेशन गलत है। आपको अपना रिजाइन किसको देना पड़ेगा? राष्ट्रपति को। इसका मतलब है पहले नंबर का कोटेशन, दूसरे नंबर का कोटेशन सही है, जबकि तीसरे नंबर का कोटेशन गलत है। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, कहाँ पर दिया हुआ? विधानमंडल के चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव हुए, देख कर जाना चाहिए था फैक्ट आपको, हालांकि नज़र नहीं पड़ पाई होगी। तो सूची 2 प्रविष्टि 37 करके कहलाती। कुछ विद्यार्थियों को डाउट है, एम लक्ष्मीकांत में जाना, परिशिष्ट करके दिया होगा, वहाँ पर देखिएगा अनुसूची, वहाँ जाइएगा, अनुसूची 2 करके लिखा होगा और प्रविष्टि नंबर 37 सबसे नीचे दिया होगा, उसको देख लेना। कोशिश करूँगा कि इसमें भी आपको वीडियो के दौरान मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब? सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 फरवरी 1994। देखिए कितने क्लोज ऑप्शन दिए थे, क्वेश्चन आसान था, ऑप्शन टफ थे, इसको बोलते हैं साहब क्वेश्चन। 1 फरवरी भी दिया, 1 अप्रैल भी दिया, 1 मार्च भी दिया है, 1 मई भी दिया हुआ है, काफ़ी घुमा दिया आपको। सभी ऑप्शंस में 94 है, बच्चे केवल ईयर पढ़ के जाते हैं, डेट छोड़ के जाते हैं, घुमा दिया आपको साहब, गलत हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों की संयुक्त लोक सेवा आयोग, बिल्कुल बताया है हमने, लोक सेवा आयोग वाला वीडियो देखिएगा। 2 लोग बनाते हैं, कैसे? 2 राज्य भी बीच में करार करें, बोले हाँ हम चाहते हैं ऐसा, प्लस इसके लिए सेंटर में यानी कि जो केंद्रीय हमारी संसद होने वाली है वही कानून बनाए कि हाँ इन दोनों के लिए एक लोक सेवा आयोग बना दिया जाए, तो ऐसे बनता है। इसका मतलब है दोनों ही कथन सही है। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया? तो साफ साफ वीडियो में बताया था हमने, नोट्स भी आपको दिया था, पीडीएफ भी आप देखेंगे, वीडियो में साफ लिखा हुआ है। 1956 का जो अधिनियम है उसकी धारा 118 अंडर सेक्शन 3 करके कहा हुआ था। तो सिंपल सा था ये। जिसकी नज़र पड़ गई थी रिवीजन किया था, और रिवीजन भी नहीं, क्योंकि आप मैक्सिमम विद्यार्थी इस टाइप की बुक से पढ़ते हैं, उनके पास में पता चला ये कंटेंट ही गया है, सिर्फ लिखा रहता 1956 का अधिनियम है। नहीं, ये धारा बहुत महत्वपूर्ण थी, हमने दी हुई थी वीडियो में, आप देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल कवि बैरागी नंदराम, सिंपल सा है। 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा, इसका आंसर मेरे ख्याल से ओंकारेश्वर होगा। थोड़ी सा डाउट है इस चीज़ को लेकर, कुछ लोग उज्जैन भी बता रहे हैं और कुछ ऐसा लिख रहा है, हालांकि आपके सिलेबस वाली जो बुक्स होती हैं उनमें आसानी से नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से ओंकारेश्वर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राजा भोज के कौन से कवि जैन धर्म अपना लिया था? धनपाल। 2 धनपाल थे, राजा भोज के भी 100 साल पहले एक धनपाल थे उनके पिताजी दादाजी के ज़माने में, और एक और बंदा रहता धनपाल, ठीक। तो ये जो बंदा रहता है ये बाद में जैन धर्म को अपना लेता है। विश्व प्रसिद्ध स्थल सांची का पुराना नाम?
दैट इज काकनाद बोध करके नाम है। तो वहाँ पर एग्जैक्टली ये नहीं दिया, काकड़ाम करके दिया हुआ है। काकनाद बोध होता है नाम, इस प्रकार से हम जानते हैं। ऑप्शन ए। टंट्या भील का वास्तविक नाम तांत्या भील भी बोलते हैं, तांत्या मामा बोलते हैं, पर उनके नाम पर अवार्ड है। जेनेटिक कोड जो आपको दिया हुआ उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? सभी होती हैं साहब जी, ऊपर के चारों सही होने वाले हैं। विषाणु विज्ञान बहुत ही पढ़ा होगा, कोविड-19 के दौर में हमने पुणे पढ़ा हुआ है। नीली, ना से नीली से ना से नार्वे लगा देते, नीली अर्थव्यवस्था। आम की नीलामल फांसो, दैट इज रत्ना। स्वास्थ्य मिशन जन सुरक्षा, माता और शिशु मृत्यु दर को कम करना। 19वीं सेंचुरी में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, ये नहीं मिला होगा आपको, काफ़ी ढूंढा होगा, मिला नहीं होगा था। द आंसर इज R.C. मजूमदार एंड S.N. सेन, है ना, इनको ध्यान दीजिएगा। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स में कौन थे? W.H. रसल, वही रसल चौक वाले, जबलपुर वाले, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था भारत के गांव छोटे छोटे से गणतंत्र हैं? बहुत ही टफ क्वेश्चन था, ये नहीं मिल पाया होगा आपको, इसको रिमार्क पर ले लो, इस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, इसको और थोड़ी सा रिसर्च करना पड़ेगा तब हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट वन, 1956 का जो अधिनियम है, कितने राज्य बनाए गए थे साहब उस जमाने में? तो 14 केंद्र शासित थे तथा 14 राज्य थे तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। बहुत आसानी से पढ़ते हैं आप इसको। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेषाधिकार यानी कि प्रीवी पर्स की बात हो रही है, इसकी समाप्ति कब की गई है? ये करके आपको दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है, 1950, 1949, 1962, 1971 साहब, ठीक। पहली बात तो प्रीवी पर्स क्या होता है इसको समझिए, और दूसरी बात कि विशेषाधिकार के संदर्भ में बोल रहे हैं। इसमें आपको काम आएगी जो अंतिम हमारे भारत को कहना चाहिए कि गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन के उस जमाने के अंतिम प्रधानमंत्री थे जब तक भारत में उनका राज रहा है, एटली की घोषणा, वहाँ से एक क्वेश्चन था यदि आप उठाकर देखते, उसमें उन्होंने बताया हुआ है साहब कि अब जितनी भी भारत में रियासतें हैं वो सब रियासतें जो होंगी अब किस में मिल जाएंगी? भारतीय राज्यों में। एक क्वेश्चन रियासतों में से आना बिल्कुल फिक्स था, चाहे सरदार पटेल जी वाला है, चाहे रियासतों एकीकरण आया, चाहे इसके पहले आया था कि नरेंद्र मंडल वाला। IAS में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसके लिए 1927 में कौन सी कमेटी बनाई गई थी? 4 ऑप्शन, दैट वाज बटलर कमेटी। 2017 में आया था वो क्वेश्चन शायद, ठीक है, IAS के 2017 का क्वेश्चन, यस, वहाँ पर आया। तो इसका मतलब इस पर क्वेश्चन लगातार आता है और आगे भी आएगा, मेंस में भी आएगा, इस बात को ध्यान रखना। 100 वर्ड्स मान के चलो, 300 वर्ड्स, दोनों में से ही क्वेश्चन आपका आ सकता है, लगभग उस रेंज के आसपास का क्वेश्चन। तो वहाँ पर जो घोषणा की गई थी उसमें साफ साफ कहा था जिस दिन भारत में संविधान लागू होगा उस दिन से ब्रिटिश सुप्रीमेसी, उनके पूरे जो भी अधिकार वगैरह हैं, उनके संबंध हैं, वो समाप्त होने वाले हैं। किसके साथ में? ब्रिटेन के साथ में। अब आपको या तो पाकिस्तान या भारत में किसी एक में मिलना पड़ेगा। तो वहाँ पर 1950 का है, लेकिन हमने 49 में ही एकीकरण कर दिया था साहब, और वहीं से हमने इसकी चीज़ को समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर 50 और 49 दोनों में से कोई एक हो सकता है, शायद एग्जामिनर जो भी मान ले इस चीज़ को। भारत के संदर्भ में देखें तो 1949 आंसर इसका सही होना चाहिए, है ना। देखेंगे अपन इस चीज़ को। किस संगठन में व्योम मित्र, व्योम यानी अंतरिक्ष आकाश होता है, ठीक है, रेगुलर क्लासेस में मैं बताता रहा हूँ। तो अंतरिक्ष के लिए कौन से काम करता है कम संस्था? दैट इज इसरो। गार्डन के अनुसार 4 चरण मॉडल, पता नहीं कहाँ से घुमाकर उठा के यहाँ दे दिया GS वाले पेपर में इस चीज़ को, ठीक है, कंप्यूटर इत्यादि वगैरह संदर्भित। इसका ऑप्शन बी होगा। सूचना दिया है, परिवर्तन दिया, सहभागिता, इसको देख लीजिएगा। सामाजिक नेटवर्क के रूप में कौन सही है? ग्राफ है, ट्री है, स्टार है, रिंग है। हो सकता है इस क्वेश्चन को कैंसिल करने की नौबत आ जाए। वैसे तो इसका आंसर ट्री आ रहा है, और लेकिन उसमें विशेषताएं दोनों की ही होती हैं, तो शायद इसको क्रॉस चेक करना पड़ जाए। IPv6 प्रोटोकॉल कई बार बताया, ये तो आना ही था, 128 बिट। क्लियर बात ये है कि पुराना कंप्यूटर 32 बिट करके अपन देख लेने वाले हैं। मैक जो होता है वो 48 बिट वाला होता है, जबकि ये वाला आपने 128 पढ़ा हुआ है। मैक यानी एप्पल, है ना। नेक्स्ट बना जाते हैं, वरीयताओं को एकत्रित करके अपन देखें और उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में पहले ही से जो इकट्ठा करके डेटा वो दे देता है, उसको बनाने वाली पूरी मैथड, लॉ वगैरह क्या कहता है, कहलाता है। सहयोगात्मक फिल्टरिंग करके कहलाता है, कोलैबोरेटिंग फिल्टरिंग करके कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में न्यूनतम रही है? तो जनसंख्या को ना कहो, यही चीज़ बताई थी, ना से ना कहो यानी नागालैंड कहो। कौन सा उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है? नेफ्था है, जिप्सम है, सल्फर है, कास्टिक सोडा नहीं है। नेफ्था के बिना बन ही नहीं रहता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी होते हैं उनका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्रीज़ में। यही वजह है कि
बरौनी आप देख लें, चाहे मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें, भारत ओमान रिफाइनरीज के बगल में अपन लगा रहे हैं प्लांट, उसकी वजह यही है। HVJ पाइपलाइन वगैरह देखें तो ये लगता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? किलिमंजारो अफ्रीका में बिल्कुल है, माउंट मैकिनले अमेरिका बिल्कुल है, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका बिल्कुल है, एल्ब्रोस जो है एशिया में नहीं है साहब, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। आसान था जो रेगुलर विद्यार्थी उनके लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी फिर बनाई। देखिए सही जोड़ी वाले, नहीं वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले, इनकी संख्या बढ़ गई है। ये पैटर्न पहले MPPSC में नहीं हुआ करता था, ये IAS का पैटर्न है। हालांकि इनकी संख्या अभी भी मान के चलिए आपकी 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन के आसपास में है। 50-55 क्वेश्चन अभी भी ट्रेडिशनल वाले हैं, 1 लाइन फैक्ट वाले टाइप के हैं, पर वो इतने आसान फैक्ट नहीं है, उनमें भी कन्फ्यूजन काफ़ी है। इससे ये पता चलेगा आपको कि साहब इस बार का जो कट ऑफ होने वाला है वो कितना जाएगा, उस पर बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। कंप्लीट करें इसको जल्दी से, कुछ क्वेश्चन और टफ वाले उसको क्लियर कर दें। दुग्ध उत्पादन तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह, तो यहाँ पर आपको दिया है 5 होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क करके आपको दिया हुआ है, तो ये डेनमार्क यहाँ पर आ जाएगा, फिट बैठेगा। अन्न उत्पादन फ्रांस भी इसके लिए जाना जाता है, लेकिन फ्रांस इससे ज़्यादा उत्पादन जाना जाता है, दैट इज़ फलों के लिए, तो फा से फ्रांस, फा से फल हो जाना चाहिए था वहाँ पर। तो इसको इन दो को जो लगा लेता उससे वो बना सकता था। अर्जेंटीना दिया हुआ आपको वहाँ पर किस चीज़ के लिए, तो बागानी वाली बात दी है और अन्न के लिए, तो अर्जेंटीना अन्न, बागानी मलेशिया के लिए, तो इसका मतलब होगा 3 1 4 2, अगेन इसका आंसर हो जाने वाला ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से बना था, थोड़ी सा ट्रिकी था, थोड़ा सा बैकग्राउंड वाला नॉलेज को मैच करना था आपको और उसके साथ तो बनाना था। पवन ऊर्जा 3 राज्य आपके खास कहलाते हैं, जिनमें से 2 तो सबसे टॉप हैं, तमिलनाडु एंड गुजरात। भारत ने इसके लिए नॉर्वे के साथ में समझौता भी किया हुआ है विंड एनर्जी वगैरह को लेकर, थोड़ी सा अपन ने करंट में पढ़ा था आपने ये। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीत करके मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका क्या आंसर होगा? इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है साहब, ये किस ग्रंथ में मिलती है? कई विद्यार्थी बोल रहे थे साहब की कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ना तो मौर्य किसी शासक का नाम लिया है, ना ही मौर्य वंश का नाम लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तो जानकारी आप हटाई दो दिमाग से कि कौटिल्य वाला है। पढ़नी की अष्टाध्यायी 700-800 BC में लिखी गई है, मौर्य साम्राज्य 300 BC आप पढ़ते, 323-322 पढ़ते चंद्रगुप्त मौर्य, तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये 2 ऑप्शन तो आपको वहीं हटा देने थे, जो लॉजिक बताया उससे बनाना था। अब बचे 2 ऑप्शन, पतंजलि का महाभाष्य और दूसरा है बुद्ध घोष की सामंत पदाधिका। पतंजलि का जो महाभाष्य है वो पुष्यमित्र शुंग के काल में लिखा गया साहब जी, काफ़ी शुंगों के बारे में वर्णन किया गया है और बताया जाता है, यज्ञ वगैरह इत्यादि वगैरह, ब्राह्मणवादी परंपरा। और दूसरा है बुद्ध घोष की सामंत पदाधिका, यह एक बौद्ध ग्रंथ है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था, इससे पता चलता है साहब। और इसमें ही वह उल्लेख है कि यह जो हिस्सा था पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला, यह किसके अंतर्गत आता था? मौर्य साम्राज्य के। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? बुद्ध घोष की सामंत पासादिका इसका आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आगे देखते हैं, चचनामा 6th और 7th सेंचुरी, दैट इज देवल, बहुत ही सिंपल सा है ना। दाहिर वाहिर के बारे में पढ़ते हैं आप, सिंध पे आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का 712 AD फेडी, तो वो वाला था क्वेश्चन। मुआसिर ए आलमगीर या मासिर ए लिखा हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, दैट वाज साकी मुस्तैद खान। मुगल काल में हम देखते हैं इस चीज़ को, गजेटियर कहलाता है उस जमाने का, एक खास इतिहास ग्रंथ है। पन्ही और उपनाह, जूते को कहा जाता है, शूज़ को, शेरवानी के साथ जो पहनते हो, सामने से जूता ऐसे मोड़ा रहता है, दैट पन्ही, पन्ही पढ़ें वाली बात है ना, पाही पढ़ें। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी साहब? ठीक है, इसको सुन लीजिए बहुत अच्छे से। ब्रह्म समाज 4 हैं। पहला ब्रह्म समाज 1828 की बात करें तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया है। उनके डेथ के पश्चात में देवेंद्रनाथ टैगोर उसको देखते हैं, उनके भी बाद में वो नियुक्त करते हैं किसको? केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज काफ़ी विकसित होने वाला है, पूरे क्षेत्र में उनकी शाखाएं ब्रांचेज वगैरह फैल जाएंगी। ब्रह्म समाज हमेशा उदारवादी सिद्धांतों का प्रवर्तक रहा है, खासकर बालिका शिक्षा हो, विद्यार्थियों की शिक्षा की बात हो, एक अच्छी मैच्योरिटी एज के पश्चात में विवाह की बात हो कि 16-17 की एज होनी चाहिए, उसके पश्चात में ही विवाह किया जाना चाहिए किनका? बच्चियों का। तो ये सब सिद्धांतों पर वो काम करता था ब्रह्म समाज। होता क्या है, घटना होती है कि कूच बिहार के राजा का जो राजकुमार थे उनका रिश्ता आता है इनकी बच्ची के लिए। इनकी बच्ची उस समय काफ़ी कम एज की रहती है, उस समय ये उठाकर अपनी बच्ची का विवाह कर देते हैं। तो मतलब जिन सिद्धांतों के बारे में ये बता रहे थे उन्हीं सिद्धांतों का ये उल्लंघन कर देते, इससे एक द्वेष की स्थिति उत्पन्न होती है, विखंडन की स्थिति उत्पन्न होती है। फाइनली देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन जी को निकाल देते हैं ब्रह्म समाज में से। ब्रह्म समाज में से निकलने के पश्चात में केशव चंद्र सेन अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको वो कहते हैं आदि ब्रह्म समाज।
विघटन यहाँ भी अभी समाप्त नहीं हुआ, इसके बाद में फिर 2 और बनेंगे। एक बनता है दक्षिण भारतीय ब्रह्म समाज और एक और बनेगा महिलाओं वाली ब्रांच, तो भारतीय महिला ब्रह्म समाज या महिला ब्रह्म समाज कहलाती हैं। आप उनको देख सकते हैं, शायद इन फ्यूचर में उस पर भी क्वेश्चन आ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? केशव चंद्र सेन। आगे बढ़ते हैं। 1919 का अधिनियम दिया है साहब जी, इसके तहत अंतिम निर्वाचन कब हुए? 1947 में कोई निर्वाचन नहीं हुए थे। 1946 में इलेक्शन हुए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो भी संविधान सभा इत्यादि वगैरह में हम देखेंगे। 1945 में बिल्कुल नहीं हुए थे। 1945 में इंग्लैंड में इलेक्शन होते हैं, 46 में इंडिया में इलेक्शन होते हैं, जिसके तहत संविधान सभा के मेंबर चुनकर आए जाते हैं। ये दोनों के दोनों जो चुनाव होने वाले हैं वो 1935 के अधिनियम के तहत होने वाले हैं। इसका मतलब है 45 और 47 तो आंसर नहीं है। क्लियर बात? चलो, जिनने ए और बी लगाया होगा तो मन में काफ़ी उमंगे तरंगे उठने लगी होंगी। आगे बढ़ते हैं। 1930 और 1934, इन दो में से आपका आंसर होने वाला है 1930। दिस इज द राइट आंसर साहब, है ना। स्वराज पार्टी और उससे लिंकअप करके क्वेश्चन पूछा गया है, उसको पढ़िएगा, मिल जाएगा आपको। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? कितना कठिन क्वेश्चन था अपने आप में, देखिए आप। पहली बात तो कौन थे? एस सी मुखर्जी ना, हरीश चंद्र मुखर्जी करके हैं, एक्चुअली उनका रियल नाम होता हरीश कुमार मुखर्जी, पर चंद्र लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वो थे। यहाँ देखिए कि वीटी कृष्णमाचारी भी दिया हुआ है आपको, टीटी कृष्णमाचारी साहब जी। बहुत लोगों ने ट्रिक बताई थी ना, बोले कृष्णमाचारी 2 में आएगा तो इन 2 में से आंसर होगा। गलत है बेटा, वो तुक्का ही होता है, ठीक। दोनों ही आंसर नहीं है। खास बात यह है कि ये दूसरे नंबर के उपाध्यक्ष थे साहब, वह भी ऑप्शन में दिया आपको। तो पहले कौन थे? एस सी मुखर्जी साहब जी, और दूसरे थे कौन? कृष्णमाचारी। तो सोचिए कितना टफ क्वेश्चन, जिन्हें पढ़ा भी होगा तो उसको भी कंफ्यूज कर देंगे। ये क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको अभी लास्ट में जब मैं बताऊँगा कि पेपर का लेवल क्या था, कितना टफ पेपर था, तब आपको बात समझ में आएगी कि किस प्रकार का पेपर था, और इससे आप अनुमान लगाएंगे साहब कि मेंस के लिए आपको अब कितने जल्दी और कितने अच्छे से तैयारी करनी है, इसका आपको एक आभास हो जाएगा। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि संविधान का अनुच्छेद 108 के बारे में क्या प्रावधान था? तो राष्ट्रपति का आशय वर्ड यूज़ किया जाता है ना। आर्टिकल 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में बालकों के लिए नियोजन को निषेध करता है। कैसा वाला? पूर्ण है, आंशिक है, क्या है? 14 से छोटा जो भी बच्चा होगा, बच्ची होगी, उनके बारे में साफ साफ संविधान में कहा है। नो यानी नो, दैट इज पूर्ण निषेध साहब जी। ये मामला थोड़ी सा चर्चा में था। कुछ विद्यार्थी जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं या बहुत पढ़ते लिखते हैं, पटाखा फैक्ट्री वाला क्वेश्चन था, आईएएस परीक्षा में आया हुआ, मेंस में तक आया क्वेश्चन है। वहाँ का ये क्वेश्चन था कि पटाखा फैक्ट्री में अनुमति दी है सुप्रीम कोर्ट ने, कि बोले साहब एक फैमिली ट्री से बिलोंग करते हैं तो छोटे बच्चों को भी वहाँ पर काम करने की अनुमति दी जाए और वहाँ उनके साथ में एज अ चाइल्ड लेबर ट्रीटमेंट ना किया जाए, वो कानून की धारा लगा के उन लोगों को परेशान ना किया जाए, उन फैमिलीज़ को। तो ये थोड़ी सा चर्चा में था, वहाँ कुछ विद्यार्थी कन्फ्यूज़ हो गए। लेकिन बात यहाँ पर वर्तमान की या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की या उनके डिसीजन की नहीं हो रही है, आपसे बात कहाँ हो रही? संविधान की हो रही है। नो यानी नो है वहाँ पर, पूर्ण निषेध वाली बात है, एब्सोल्यूट। आर्टिकल 368 कौन सा कथन सही है? 1971 में 368 संशोधन किया था, हाँ जी किया था। 2016 में 101वां संविधान, दैट इज जीएसटी, उसमें कुछ भी नहीं किया है आपने साहब, ठीक। तो दूसरा वाला गलत है, पहला सही है। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? बिल्कुल नहीं आता था, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, आंसर बिल्कुल सिंपल था, एक बार आपको मिल जाएगा, भगवत दयाल शर्मा। हालांकि ट्रेडिशनल बुक्स जो आपको पढ़ते हैं उनमें नहीं मिलेगा, और रेगुलर बुक जो पढ़ते हैं उनमें भी इतना आसानी से नहीं मिलेगा, ये करंट का क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री जो हैं कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे? टफ क्वेश्चन था ये अपने आप में, हाँ। तुक्का लग गया होगा, किसी का सही हो गया तो बात अलग है, नहीं तो मैक्सिमम का ये क्वेश्चन गलत हुआ है। अच्छे से जो कि एक लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उन विद्यार्थियों को सही रहा होगा। लंबे समय भी आप ये समझ लो कि 5-7 साल पुराने बेचारे जो हैं पंचवर्षीय योजना वाले, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे उनको अनुमान लगा हो कि नहीं, दिग्विजय सिंह सीएम बने थे, उसके बाद से कभी वो कम से कम इस पद पर तो नहीं आए। तो यानी एक तो दिग्विजय सिंह वहाँ पर क्लियर हो गया, वो लॉजिकल वे में देखें, नहीं दिग्विजय सिंह का कभी अपन ने नहीं देखा था। अभी नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी पढ़ते हैं अपन, उसके बाद में भी आप देखें तो अभी कमलनाथ जी पढ़ रहे हैं आप, तो इस तरह से देखते हैं। तो एक ऑप्शन अपन को क्लियर हो गया, इसका आंसर 1 2 अदर होगा, यानी कि 2 ऑप्शन में दिया 1 and 3 एंड 1 and 4 दिया है, बोले इनमें से ही आंसर होगा। इतने तक तो कम से कम पहुँच गए होंगे। वो भी किन विद्यार्थियों की बात करूँ? लॉजिकली जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं या काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं उनकी बात, बाकी तो छोड़ना ही था। अब इसके बाद में भी आपको उन्होंने बैकग्राउंड पूछ लिया।
वीरेंद्र सकलेचा रहे हैं साहब जी, श्यामाचरण शुक्ल भी रहे हैं, मोतीलाल वोरा कभी भी नहीं रहे हैं। ये भी करंट का क्वेश्चन था, निधन इत्यादि संबंधित जो बात रही उसको लिंकअप करके आपसे यहाँ पर पूछ दिया उन्होंने क्वेश्चन। तो आप देखो कि करंट जो पूछा वो डायरेक्टली नहीं पूछा है, वो कई क्वेश्चन में आप देखो कि इनडायरेक्टली उठाकर पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय बनाता है, टफ बना देता है पेपर को। इसको मैं कहूँगा कि ये सबसे टफ क्वेश्चनों में से एक है इस पूरे के पूरे पेपर का। जिन्होंने सही बनाया हो लॉजिक से, ना कि तुक्के से, वाकई उनको बधाई के, वो पात्र हैं, मेहनती होंगे वो। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का क्रम चुनिए। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन इसको बनाना था। देखो भाई, ऐसे ही बना सकते थे आप। स्कूल जाते थे, वहाँ पर पहले कौन कौन सी गतिविधियाँ होती साहब? वहाँ प्रिंसिपल आपको भाषण कोई देने वाले हैं या कोई एक्टिविटीज़ होने वाली है। उसके बाद में पहला दिन है स्कूल के विद्यार्थियों का, मिलेंगे, शपथ अपथ लेंगे, सारी बातें, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आप बनाते तो बन जाता। उसी समय कोई घटना के बारे में एक दिन पहले पता चल गया, बोले साहब फलाने जो एम्प्लॉई हैं स्कूल के, उनका निधन हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होगा 2 मिनट का मौन, आता ही से कि साहब वो हमारे जो पूर्व कर्मचारी अधिकारी रहे हैं उनका ऐसा हो गया, तो आज उनकी लिया अपन 2 मिनट का मौन। पहली चीज़ क्या होगी? निधन संबंधी। दूसरे पॉइंट पर आते तो फिर क्या होगा? जो सबसे बड़ा पद होगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, प्रिंसिपल की बात हो रही। अब वो पूरी बातें अपनी रखेंगे कि आज क्यों अपन ने यहाँ पर संगठन को या पूरे कॉन्फ्रेंस को क्यों बुलाया है, तो ये बात होती। फिर उसके बाद में क्या होता है कि मंत्री महोदय जो भी हैं साहब जी, वो शपथ लेने वाले हैं कि शपथ लिया अपन ने कि हाँ मैं इस चीज़ की शपथ लेता हूँ, मैं ऐसा करूँगा। और इनके बाद जब शपथ लेके फ्री होगा तो पूछेंगे हालचाल, और भाई तुम कहाँ से, तुम कहाँ से। तो ये सीक्वेंस बनता है, बिल्कुल सिंपल था, 1 2 3 4 इस तरह का सीक्वेंस था। लॉजिकल वे में बनाते तो भी आंसर आपको बन सकता था। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन आप देखें। मुख्य न्यायमूर्ति भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे था, टफ क्वेश्चन था। SK झा। नगर पालिकाओं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कहाँ दिया है? बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन था, बहुत कम विद्यार्थियों ने इसको सही बनाया होगा साहब जी। मैंने कई वीडियोज़ में बताया था, आप देखिएगा कि आरक्षण में 4 शब्द आते हैं। आरक्षण यानी 4 शब्द आते हैं ना, आरक्षण करके। तो चौथा होता है कभी भी उसका अंडर सेक्शन करके, आपसे मैंने कहा हुआ था, ठीक। ग्राम पंचायत का बोलेंगे तो 2 अंडर सेक्शन डी होने वाला, वहाँ पर आप देखेंगे 2 अंडर सेक्शन डी मतलब 243 अंडर सेक्शन डी होने वाला वहाँ पर, ठीक, क्योंकि आरक्षण में 4 है। इनकम का बताया था आई होने वाला वहाँ पर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, वीडियो में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर भी क्या होगा? नगरीय निकाय बोले तो भी क्या होगा? 4 ही होने वाला है। अब नगरीय निकाय कहाँ से शुरू होते हैं? तो बहुत ही क्लियरली बताया था, इसलिए मैंने कहा था कि अनुच्छेद वाले उसको जरूर देखना, कैसे समझाएं, का खा होता है या वाह होता है, कैसे होता है, वो चीज़ समझाई थी मैंने बहुत ही क्लियरली कि नंबर वाइज मैंने बताया था। 1 to 15 तक क्या दिया है? ग्राम पंचायत दी है आपको। 15 के बाद से 243 अंडर सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, 20 इनके बारे में हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है? नगरीय निकाय। आप वहाँ से काउंट कर लेते साहब 243 20 नंबर, क्योंकि 16 के बाद से आप चालू करेंगे नगरीय निकाय को, तो 16 4 20 नंबर, ठीक, 4 आपने जोड़ा, तो वहाँ पर 20 नंबर पे इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिकल जमाना था, आपको बताई थी मैंने पूरी ट्रिक। 20 नंबर पे कौन सा आता है इंग्लिश में? दैट इज टी। क्या लगाना था इसका आंसर? 243 अंडर सेक्शन टी। इंग्लिश वर्जन देख के लगाना था, हिंदी का तो देखने नहीं था बेटा, चाहे आप हिंदी मीडियम के रहे हों, वहाँ देखते आप इसको बना लेते, या फिर आपकी 12 खड़ी और वर्णमाला इतनी तगड़ी होनी चाहिए साहब। रेगुलर वे में आप उससे परिचित होते नहीं हैं, कमज़ोर होती है विद्यार्थियों की। हिंदी के वीडियो मिलेंगे आपको इस पर रेगुलरली, मेंस के संदर्भ में भी बात करेंगे उस पर भी हम। मध्य प्रदेश में कुल वनों का प्रतिशत बताइए, सागौन वाला 18% के आसपास लगभग है, लगभग में 20 लगाना था आपको आंसर। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य के पहाड़ियों से, सिंपल था। अच्छा क्वेश्चन था। वार्षिक तापांतर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? यह पूछा गया क्वेश्चन है। कोई कह रहा पूर्वी में है, कोई कह रहा पश्चिमी है, कोई कह रहा उत्तर में है, कोई कह रहा दक्षिण में है, ठीक है। इस टॉपिक को जाकर पढ़ना आप मध्य प्रदेश की भौगोलिक पृष्ठभूमि, जहाँ पर आपको दिया हुआ है मध्य प्रदेश के विभिन्न पठारी क्षेत्र के बारे में, मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सब करके आपको दिया है। एक वहाँ पढ़ना और दूसरा इसको कोरिलेट करके पढ़ना आप मध्य प्रदेश की जलवायु से। जब आप उसको पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक लाइन मिलेगी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है नर्मदा सोन घाटी में, सबसे ज़्यादा ठंड भी कहाँ पड़ती है? तो नर्मदा सोन घाटी में पड़ती है। क्लियर? तो जहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा और जहाँ ठंड यानी नीचे जा रहा तापमान भी बहुत ज़्यादा, तो इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर का गैप, ताप का अंतर बोलते हैं। नर्मदा सोन घाटी इसका आंसर होता।
ऑप्शन में उन्होंने वो गायब कर दिया। अब नर्मदा सोन घाटी एमपी के कितने हिस्से में पड़ती है? निचले हिस्से में। उत्तर में तो नहीं पड़ती, पश्चिम में तो नहीं पड़ती, पूर्व में तो नहीं पड़ती, कहाँ पड़ती है? दक्षिण में। तो क्या लगाना है इसका आंसर? दक्षिण, नर्मदा सोन घाटी। आंसर इज डी। ये आपको लगाना था। लॉजिकली आप वहाँ पर जाकर उसको मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ बढ़ता है? दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ विद्यार्थियों को क्या लगा कि सर लू वगैरह चलने लगती होगी तो उत्तर से बढ़ता होगा। नहीं, दक्षिण से ही बढ़ता है साहब। तो इसका आंसर यही आएगा, सी आएगा। रीज़न उसका क्या है? सूर्य ऊपर की ओर 21 जून को सबसे बिल्कुल सीधा होने वाला उत्तरी गोलार्ध में भीषण गर्मी, तो धीमे धीमे ऊपर की ओर आता उत्तरी गोलार्ध। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं, उसकी वजह ये थी। अधात्विक खनिज संगमरमर बना लियो। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका हैं? 12। पढ़ते हैं अपन इस चीज़ को, आसानी से नहीं मिलेगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक, क्यों होता है? क्योंकि सबसे नीचे जो होता है, इस बात को समझिएगा कि शाकाहारियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली साहब। शाकाहारी का मतलब यहाँ पर क्या है? उसका सेंस यहाँ पर ये निकल कर आता है कि वनस्पतियाँ, ठीक, होता क्या है कि 4 स्टेजेस में हम इसको बांटते हैं। सबसे पहले क्या आता है? पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ। उसके बाद में क्या आने वाला? शाकाहारी जीव जंतु, यानी कि जो वनस्पतियों को खाते हैं। उसके बाद में आता है क्या? मांसाहारी। और उसके भी बाद में या उन्हीं के साथ में हम देखते हैं कि जो दोनों को खा लेते हैं, शाका प्लस मांसाहारी। तो यही वजह कि सबसे ज़्यादा किसका है? वनस्पति। उसके बाद में मांसाहारी, सॉरी शाकाहारी, उसके ही बाद में मांसाहारी, और उसके ही बाद में ये। तो ये संदर्भ उन्होंने कहा हुआ था ऊर्जा के संदर्भ में। उल्टा बनता है कभी भी। मोनोसोडियम ग्लूटामेट स्वाद बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। इससे क्या होता है कि खाने का स्वाद वगैरह बढ़ जाता है, लजीज वजीज टाइप का करके लगता है। जो भी आप इन चीज़ों को देखते हैं, ऐड वगैरह आते हैं, या बाहर का खाना विद्यार्थियों को या बच्चों को अच्छा लगता है कि बाहर बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है, ढाबे में, होटल में, यहाँ वहाँ। घर का खाना ख़राब लगता है। तो उसकी वजह क्या है साहब जी? वो 2 दिन पुराना खाना भी जो आपको अच्छा लग रहा है, उसमें उठा के क्या भर देते हैं? MSG। तो ये काफ़ी चर्चा में था। मैगी वाला विवाद जो 2 साल 3 साल पहले हुआ था, उसके कारण भी चर्चा में था। मैगी में लेड वगैरह, फसाई जो आपके सिलेबस में दिया है, फूड सिक्योरिटी सेफ्टी वाला जो है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 में जो कि बनी थी, उससे लिंकअप करके प्लस करंट से मिलाकर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो इस चीज़ को थोड़ी सा मार्क करना था आपको। आपदा प्रबंधन अधिनियम 10वां बार बताया होगा, 2005 का है साहब। कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? ये काफ़ी अच्छा और स्मार्ट क्वेश्चन था, और लापरवाही जिन्होंने इसमें की वो तो गए साहब, एक बार में गए। कैसी लापरवाही हुई है? कुछ लोगों ने सीधे इसमें कोविड-19 ढूंढा है और कहा था कोविड-19 संबंधित है। ये तो पहली बार जान लो कि बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल गलत आंसर है ये। ठीक है, कि कोविड-19 बस से संबंधित है। मार्स बोल लीजिए, चाहे सार्स बोल लीजिए, चाहे आप बर्ड फ्लू बोलें, स्वाइन फ्लू बोलें, जितने भी ये वायरल बीमारियां हैं, अरे साधारण सा बुखार भी आप बोल लीजिए, ये सब क्या वायरस फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये सब किससे संबंधित हैं? कोरोना वायरस से ही संबंधित हैं। जो सर्दी खांसी हमको फ्लू हो जाता है ना, वो भी क्या है? वो कोरोना वायरस से ही संबंधित है, उसकी फैमिली का ही कहलाता है साहब। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है डी, उपर्युक्त सभी। कौन सी माध्यमिक मेमोरी करके दिए? सेकेंडरी मेमोरी। सिंपल सा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत पढ़ते हैं आप इस चीज़ को, है ना। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल पढ़ते हैं ना, वही वाला है ये। XML का एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज करके कहलाता है। सिंपल, जिनने उस चीज़ को पढ़ा था, फुल फॉर्म्स वगैरह मालूम थे तो बना लेंगे। माइक्रोवेव वाला दिया हुआ विद्युत चुंबकीय तरंग की सीमा की आवृत्ति क्या होती है? मेरे ख्याल से इसको कैंसिल करना पड़ेगा। एक्चुअली आवृत्ति होती है 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ होती है, वो ऑप्शन में दिया नहीं है। शायद ये वाला क्वेश्चन कैंसिल हो जाए। आप देखिए आयोग क्या मानते हैं। ब्लोफिश क्या है? व्हाट्सएप की जो पॉलिसी अभी चर्चा में थी कि आपका जो भी डेटा वगैरह है, आप नई पॉलिसी को साइन करिए वरना आपका अकाउंट बंद कर देंगे। और उस पर एक जो मैसेज आता था कि जो भी आपने चैट हैं, जो मैसेजेस वगैरह हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, वहाँ से करंट में चर्चा में आया ये, और इस चीज़ को पूछ लिया। दैट इज़ नोन एज द ब्लो फिश करके कहलाता है। सिमेट्रिक एनक्रप्शन एल्गोरिथम करके कहलाता है ना, ताकि कोई अन्य उसको ना पढ़ सके, आप ही पढ़ सकें, भेजने वाली पढ़। रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या था? दैट वाज प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। बहुत ही क्लोज ऑप्शन थे, टफ क्वेश्चन था अपने आप में, बहुत एग्जैक्टली जिनको मालूम था सिर्फ वही बना सकते थे, अदरवाइज दिक्कत होती। 2011 की जनगणना के साथ मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? बालाघाट। ठीक है, बताया हुआ था बाम, वीडियो में देखा होगा आपने, बताया हुआ था इसका बाम होने वाला है, जबकि उसका क्या होने वाला है आपका अजीब फजीब, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने बताई हुई थी साहब, भीम वगैरह बताया हुआ था। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र
वृद्धि दर कितनी रही 2016-17 में? 24% के आसपास में रही है साहब, ठीक। 28% शायद इसका आंसर मान लेंगे, वो हो सकता है इसको कैंसिल कर दें। वो आगे बढ़ते हैं। कौन सा खनिज सिर्फ एमपी में? तो डायमंड के 2 क्वेश्चन हो गए, पहले पन्ना वाला और दूसरा ये। जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस शहर में? भोपाल में लगाना था। जनजाति संबंधित कुछ भी नहीं बनता, उठा के आँख बंद करके भोपाल। आकांक्षा योजना, बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना साहब जी। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो भी होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए प्रोवाइड की जाने वाली कोचिंग वाली जो है, ये करंट का विषय था, तो उससे लेकर उन्होंने पूछ लिया। तो ये था आपका पेपर पूरा का पूरा जो हमने देखा, और उसके जो आंसर थे वो मैंने आपको बताए, किस तरीके से आंसर लगाने थे, किस प्रकार से सोचना था। पूरे वीडियो के दौरान में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सोचना था, कैसे उसको डील करना था, ये पूरी की पूरी मैंने टेक्निक्स आपको यहाँ पर बताई हुई हैं। अब इसके पेपर्स पर बात करें, देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उसके आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं पेपर टफ था, मीडियम था, कैसा क्या था। 3 प्रकार के क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन, पहला टाइप बिल्कुल पढ़ते ही से आपको बन जाए, बोले साहब कि मध्य प्रदेश में एकमात्र खनिज पाया जाता है, कौन सा? डायमंड। तो कोई सोचना ही नहीं, बिल्कुल सीधे फ्लो में बह रहेगा। ये हो गया पहला, ईजी कहलाता है। दूसरा कहलाता है मिड का मतलब क्या होता है कि पढ़ा आपने क्वेश्चन, ऑप्शन को जैसे थोड़ी सा ठटकेंगे आप, रुकेंगे थोड़ी सा कि लगाते कि नहीं लगाएं। ऐसे क्वेश्चनों की संख्या समथिंग 35 क्वेश्चन थे, समथिंग, कि आप थोड़ी सा रुकते कि लगाएं कि नहीं लगाएं, ये ऐसा ना हो गलत ना हो जाए। इतना भी आपके ब्रेन पे आ गया, इतना सा भी आ गया, मतलब क्या है वो मिड रेंज का क्वेश्चन, कभी भी ध्यान रखना। क्लासिकल परिभाषा नहीं बता रहा हूँ मैं, अपनी ही परिभाषाएं बता रहा हूँ आपको। ईजी पढ़ते ही से बोले हाँ ये तो हमें मालूम है और सही ही मालूम है। दूसरा, पढ़ते ही से ऑप्शन को या क्वेश्चन को आप ठटक जाएंगे कि लगा दें नहीं लगाएं, वहाँ पर जैसे ही आ गया मतलब थोड़ी सा रुको साहब, आराम से इसको विचार करके लगाना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि पढ़ लो और बहुत अच्छे सोचने समझने के बाद में ही आप सोच पाएँ कि हाँ एग्जैक्टली मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, या फिर ऐसा हो जाए कि टोटली ब्लो आउट, बोले रेंज के टोटल बाहर है। ऐसे क्वेश्चनों की संख्या मान के चलिए 10 क्वेश्चन थे कम से कम, 35 वो थे, 10 ये थे, 45 क्वेश्चन। और भी हो सकता है 1 आध 2 आपको लगे या 5 क्वेश्चन लगे तो 50 पर पहुँच जाएँ। 50 आसान, 50 क्वेश्चन टफ एंड टफेस्ट वाले। अब इससे आपको अनुमान लगाना चाहिए कि कट ऑफ क्या जाएगा। पेपर पुराने से काफ़ी डिफरेंट था, पुराना जो अभी तक पैटर्न रहा है एमपीपीएससी का उससे बहुत डिफरेंट था साहब। मैंने 2019 का पेपर का एक रिव्यू बनाया था, आपने देखा हो शायद, वीडियो देखिएगा। मैंने कहा था क्यों 2019 का पेपर बाकी से अलग था और उससे क्या आपको सीख मिलती है कि अगला पेपर क्या आएगा। मैंने इस पर वीडियो साफ साफ शब्दों में बनाया हुआ था, स्पेशली बताया था, 100 के 100 क्वेश्चन उसमें समझाए हुए थे साहब। ये पैटर्न आजकल पीसीएस में, सॉरी एमपीपीएससी में अपनाया जाने लगा है। इसके लिए तैयार हो जाइए। वो जो टेक्निकल वे में पढ़ लेते हो या ट्रेडिशनल वे में सिंपल सा पढ़ लेते हो, सिर्फ उतना काम नहीं आएगा, आपको कुछ चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी। अच्छे बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे शिक्षकों से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी बोले हाँ यहाँ भी पढ़ लो वहाँ भी पढ़ लो, एक ही तो बराबर होता है। कोई भी कोचिंग पढ़ाती तो वहाँ की सब केवल विद्यार्थियों बस की मेहनत, ऐसा नहीं, आप सभी की मेहनत होती है, विद्यार्थी की भी और एक अच्छे शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार के पेपर्स में खासकर आपको समझ आ जाएगा। मेंस इससे भी गहरा होगा, इसमें तो कम से कम पकड़ में आ गया कि पेपर टफ है, उसमें तो मालूम भी नहीं चलेगा साहब जी। रीज़न क्या कि वहाँ डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, अच्छी क्वालिटी में लिखा तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। वही उथला सिंपल सिंपल सा लिख कर आ गए, भूल जाइए। सतही प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते हैं, साफ साफ लिखा है, वो एक अपने आप में कला है। तो उसमें पता भी नहीं चलता कि हम फेल क्यों हुए, लिख के तो पूरा आए थे। कई विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता, तो उस पर भी हम बात करेंगे। पेपर ये वाला टफ था, मेरा वर्डिक्ट तो यही है। और रही बात कि आगे का सिनेरियो कट ऑफ को लेकर क्या रहेगा, मेरा मानना यह है कि जो भी विद्यार्थी 65 से 70 के आसपास में हैं, ठीक, कोई सी भी कैटेगरी के हों, 65 से 70 के आसपास में हैं, वो बिल्कुल आशान्वित होकर चलें, उनको मेंस देने के लिए मिल रहा है। 64 भी टच कर रहे हो आप, मान लो किसी भी कैटेगरी से हैं, महिला हैं, ईडब्ल्यूएस वाला है या जो भी है, या जनरल भी है, इसके आसपास भी आप टच कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल आशा लेकर चलिए कि आना चाहिए, है ना। स्पेसिफिकली जनरल के संदर्भ में बोलें तो आप 70 की रेंज लेकर चलना, 1-2 प्लस माइनस कर सकते हो उस चीज़ को वहाँ पर, यानी 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है जनरल, फिर कैटेगरी वाइज आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो मेरा मानना यह है कि लगभग इतना होगा। पिछले साल की तरह कट ऑफ उतना नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आगे देखिए आयोग किस तरह से आंसरों को मानता है और कितने क्वेश्चन अभी कैंसिल होने वाले हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। तो उस पर भी निर्भर करता है कुछ चीज़ों को, है ना। पेपर टफ था और एक संकेत है
अगले 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपका अगेन एक और पेपर MPPSC प्रीलिम्स का। लग जाओ साहब आप अभी से। वो जो केवल मौसमी बारिश वाली पद्धति है कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले जागृत होते हैं और सीधे जाके पहाड़ उठा देते हैं, वो काम नहीं आएगी। आपको काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर्स को, बेसिक यूनिट्स को करना चाहिए था। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मुझे जो अच्छा नहीं लगा इस पेपर में, क्या था वो, आयोग ने इतना भारी भरकम सिलेबस दिया 10 यूनिट का। ठीक, 10 यूनिट को जिस तरह से स्पेसिफाइड करके कैटेगराइज करके बांटा गया था, यूनिट नंबर 9 में कंप्यूटर, रोबोटिक्स, AI और न जाने क्या क्या, ई-कॉमर्स, 10 में दिया आयोग, 15 आयोग। पेपर कुछ इस तरह से बैलेंस होना चाहिए था कि साहब 10 यूनिट है, 100 क्वेश्चन, तो 10 इस फ्रेस पर आने चाहिए थे। ऐसा थोड़ी सा देखने को नहीं मिला मुझे। तो मुझे लगा कि साहब इतनी मेहनत सिलेबस बनाने में की, उसके अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए था, यूनिट वाइज उस तरह से आना चाहिए था। पेपर में कई विद्यार्थी बोले सर इतिहास और केवल कॉन्स्टिट्यूशन ही दिख रहा, पॉलिटी ही दिख रहा है, कोई कह रहा है। तो ये जो चीज़ है, कभी भी ऐसा मैसेज नहीं आना चाहिए। अब वो किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हों, कमज़ोर हो, उनका सब्जेक्ट अच्छा हो, ख़राब हो, जो भी हो, वो उनकी मर्ज़ी की बात है, परंतु जो मैनेजमेंट होना चाहिए था क्वेश्चंस का, वो उस तरीके का नहीं देखने को मिला, ऐसा लगा, है ना। तो अनेक विद्यार्थियों की अनेक शंकाएं हैं, आपका भी कुछ होगा इसमें, इस चीज़ को लेकर आपका क्या व्यू है, थोड़ी सा बताइएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर था, नहीं था, टफ था या आसान था, जो भी आपका व्यू है बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। 1 मिनट, लास्ट चीज़ जो आपसे बोलना मैं भूल गया, मेंस को लेकर। MPPSC मेंस यानी 2020 वाला, ये जो अब आपका होने वाला है, उस चीज़ को लेकर स्पेशल बैच आपको यहाँ पर मिलेंगे, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन। साथ ही साथ समय समय पर यूट्यूब के जो सेशंस वगैरह हैं सिलेबस को लेकर, वो भी आपको मिलेंगे। उनके बारे में डिटेल, कैसे मेंस के आंसर लिखना चाहिए, PSC वगैरह में, IAS वगैरह में कैसे आंसर लिखना चाहिए, इस पर रेगुलरली मैं सीरीज़ रखूँगा। आपको कोई भी ऐसे टॉपिक्स जो कि टफ लगते हों, या जिन टॉपिकों पर आप चाहते हों कि वीडियोज़ होने चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करना। मेरा तो व्यू बहुत क्रिस्टल क्लियर है। रेगुलर क्लासेस में आप रेगुलरली संपर्क में रहते हैं, एक एक चीज़ पर बात हो पाती है, आई कांटेक्ट में बने रहते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। किसी आंसर को कैसा आपने लिखा है, मैं उसको चेक करूँ, मैं बता रहा हूँ कि साहब इसमें ये कमी है, इसको ऐसे नहीं ऐसे ऐसे लिखना चाहिए, तो उससे काफ़ी लाभ होता है। साथ ही साथ हमारी पूरी टीम है आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो जो बात रेगुलर क्लासेस में आपको मिल सकती है मेंस को लेकर के, वो चीज़ बाकी चीज़ों में नहीं हो पाती। और प्रीलिम्स तो जैसे तैसे चल गया, मेंस साहब जी इतना विशाल का सिलेबस है, नया पैटर्न है, डिस्क्रिप्टिव है, उसमें काफ़ी दिक्कत जाती है विद्यार्थियों को। शायद हम लोग आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प कर सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक बार में ही आप अच्छी पोस्ट उठाएं। ईश्वर करे DSP या डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट उठाएं, और अपने यहाँ बच्चों ने उठाई है साहब, है ना, कई विद्यार्थी ऐसे रहे हैं। तो आपको एक अच्छा गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाला है। कोशिश कीजिए, यदि इस चीज़ के लिए आपको नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही बैचेस के लिए। ठीक है, तो देर ना करें। जिनका भी स्कोर मैंने बताया 65 प्लस जा रहा है या उसके आसपास में है, तैयारी में जुट जाओ बिल्कुल दिन रात से। मेंस तैयार करिए और बिल्कुल मेंस दीजिए एक बार अच्छे से, क्योंकि फिर यही होगा जो प्रीलिम्स में हुआ। 25 जुलाई को पेपर है कि नहीं है, कन्फ्यूज़न, अभी तो लहर चल रही है, तैयारी किए नहीं, आराम से घर पे बैठे रहे, सुस्त रहे। एकदम से आयोग ने अपना जारी किया साहब कि 25 को ही 12 तारीख को एडमिट कार्ड देंगे, तब जाके जागे रिवीजन कर नहीं पाए। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी। मेंस में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसलिए अभी से बिल्कुल दिन रात से लग के तैयारी करें, हमारे संपर्क में रहें, टच में रहें। जो चीज़ें आपको जानकारी चाहिए है, किस तरीके से लिखना है पेपर वगैरह, सारी चीज़ें एक एक बिल्कुल क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर आपको बताई जाएंगी और निश्चित रूप से आप उससे लाभ उठाएंगे। और वैसे भी अपने यहाँ पर जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो सब MPPSC में 2-2, 4-4 बार सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो जो जानकारी आपको वो दे सकते हैं, मेरे ख्याल से बाकी मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज है। मेरा स्वयं का आपको अनुभव मिलेगा तो एक बेस्ट वे रहेगा। अब चाहे आपको MPPSC देना हो, चाहे IAS का देना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी कमेंट्स हों बताइएगा, जो भी प्रश्न हो बताइएगा, जिन विषयों पर वीडियोस चाहिए हों वो भी बताइएगा। और क्लासेस ज्वाइन करने को लेकर है बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।